हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के प्रॉब्लम्स लेकर के आया हूँ और ये सारे प्रॉब्लम एग्जाम्पलार प्रॉब्लम बुक से है। ऑलरेडी मैंने एग्जाम्पलार प्रॉब्लम बुक से जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं अभी पास्ट में, उनके वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल का डेरिवेशन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू जो हमें करना है, उसका भी मैंने अलग से वीडियो बना के उसको अपलोड किया है। आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, आपके लिए आसान रहेगा और अच्छा रहेगा अगर आप इस चीज़ को देख पाएँ और समझ पाएँ तो। बहुत अच्छा है वो। वो अब मैं आपके सिलेबस में नहीं देख रहा हूँ, बट मुझे याद है कि लास्ट टू लास्ट ईयर तक जो मैं बुक देख रहा था, उससे जो रेफ़रेंस मिला मुझे, लास्ट टू लास्ट ईयर तक आप लोगों के सिलेबस में वो था। और वो बहुत यूज़फुल टूल है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए और भी दूसरी चीज़ों के लिए, ख़ास करके लिनियरिटी जैसे इस टॉपिक को कवर करने के लिए। तो मैं आप लोगों को सलाह दूँगा कि आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को ज़रूर देखें, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम्पलार प्रॉब्लम तक पहुँचे हैं तो ज़रूर आपका इंटरेस्ट होगा पढ़ने का, या आप अच्छे से अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। अब मैं आज दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। एग्ज़ाम्पलार प्रॉब्लम के ही हैं ये सारे क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा, तभी आपको सच है या झूठ है का पता लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन सबसे पहला है हमारे पास। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। Triangle ABC with vertices -2, 2, 0 and 0, 2 is similar to triangle DEF with vertices D -4, 4, 0 and 0, 4। देखिए, वैसे तो आप लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल मुझे उम्मीद है कि अभी शायद आप लोगों ने सिलेबस में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इस टाइम बहुत अर्ली है। लेकिन अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं पढ़ा है तो भी मैं हल्का सा हिंट्स देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर वीडियो अपलोड नहीं किया है आज तक। जब तक ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तब तक मैंने अपलोड नहीं किया। इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि शायद आपका सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं होगा या आपको नहीं आता होगा। इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, लेकिन एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं दे देता हूँ कि सिमिलर ट्रायंगल या सिमिलर फिगर आप किसको कहते हैं। जैसे आप ताजमहल, आप लोग गए होंगे, आगरा में ताजमहल गए होंगे, या फिर आपने दिल्ली में है तो कुतुब मीनार देखा होगा, या फिर अपने आसपास के किसी कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट जो कि जहाँ पे लोग अक्सर जाते हैं, अगर आप गए होंगे, या आप अपने आप को भी ले सकते हैं। इसमें मॉन्यूमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी साइज़ को ले लीजिए। आपका साइज़ है 5'6", 5'5", 5'4", 5'3" एंड सो ऑन, इस तरह आप लोगों का हाइट है। तो आपकी हाइट अगर 5'4" है और अगर आपकी पिक्चर खींची जाती है तो वो पिक्चर इतनी बड़ी रहती है, लेकिन बिल्कुल आपके जैसी लगती है, उसमें कोई बदलाव नहीं रहता। हाथ ऐसा ही लगता है कि जैसा आपका असली हाथ है, बिल्कुल वही है। पैर, सर, चेहरा, सब कुछ उसी तरह से दिखता है। और उसको अगर आप ज़ूम इन करेंगे तो धीरे-धीरे बड़ा होगा, वो भी बिल्कुल वैसा ही लगेगा। ज़ूम आउट करेंगे मतलब छोटा होता चला जाएगा, वो भी वैसे ही लगता है। कभी आपने नोटिस किया कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल में इसी को हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल चेंज। चेंज प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली का मतलब मैं कह सकता हूँ आपको कि हर चीज़ ना उसी रेशियो में बदल रहा होता है जैसा कि वो एक्चुअल में है, और जैसे जैसे बाकी चीज़ें बदल रही होती हैं। जैसे मैं अगर आपको ऐसे बताऊँ कि अगर एक ट्रायंगल है, और अगर एक ट्रायंगुलर शेप का कुछ भी है, ट्रायंगल क्यों, ट्रायंगुलर शेप का कुछ भी, प्रिज्म भी हो सकता है। अगर वो प्रिज्म इतना बड़ा है, अगर उसी का बिल्कुल मुझे डिट्टो बनाना हो, डिट्टो, लेकिन वो छोटे से शेप में बनाना हो, तो अंदाजे से बनाना अलग बात है, वो आप बना सकते हैं, हो सकता है कि वो ठीक भी हो। लेकिन जो बहुत अच्छा कारीगर होगा, जो बहुत अच्छा जानकारी रखता होगा, वो क्या करेगा कि चारों तरफ का नपाई मेज़रमेंट करेगा, मपाई मतलब मापेगा उसको, चारों तरफ का मेज़रमेंट करेगा। मतलब जो भी उसके साइड्स होंगे, सब चीज़ों का मेज़र करेगा और देखेगा कि अच्छा इधर मैंने इतना कम किया, ये इतना लंबा है, उसमें कितना कम करें, वो उतना लंबा है, उसमें कितना कम करें। उसी प्रोपोर्शन में वो कम करके और फिर आपको एग्ज़ैक्टली हूबहू वही बना करके दे देगा। ऐसे फिगर्स को हम लोग सिमिलर फिगर कहते हैं, जो एक जैसा ही होता है बट साइज़ जिसका छोटा होता है या बड़ा होता है। ऐसे कोई भी फिगर जिसका साइज़ बड़ा या छोटा हो, वैसे 2 फिगर्स को हम लोग सिमिलर फिगर कहेंगे। ये मैं इन जनरल बोल रहा हूँ आपको फिगर के टर्म्स में। ट्रायंगल के टर्म्स में ऐसा होता है कि 2 ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर तब कहलाते हैं जब उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, या साइड्स का रेशियो सेम होता है और एक एंगल इक्वल होता है। ज़रूरी नहीं है, कभी-कभी सारे साइड्स इक्वल दिखा देने के बाद भी हमारा हो जाता है।
चलिए मैं अब आपको सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को धीरे से एक और एग्जांपल से डिनोट करके दिखाता हूँ, एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। जैसे ये एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं ये एक हमारे पास ट्राइंगल है और इसका नाम है ए, ये बी है और ये सी है। मैं इसका मेजरमेंट भी लिख देता हूँ, ये है 5, ये है मान लेते हैं 6 और ये है 7। बस मैंने एक रैंडम मेजरमेंट ले लिया। और एक दूसरा ट्राइंगल है बिल्कुल इसी के जैसा, हूबहू है, लेकिन वो ऐसा है, थोड़ा सा बड़ा है और ये ऐसा है। तो ये है मान लेते हैं 10, ये है 12 और ये है हमारा 14 मान लेते हैं। बस एक एग्जांपल मैंने आप, अब आपको जानना है कि क्या ये ट्राइंगल दूसरे वाले से सिमिलर है कि नहीं है। डी ई एफ, आपको जानना है कि क्या ए बी सी डी ई एफ से सिमिलर है कि नहीं है। तो उसके लिए ना आपको सारे साइड्स देखने पड़ेंगे। वैसे आप दो साइड देख करके एक एंगल देख के भी बता सकते हैं, जैसा कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट था उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आता है। लेकिन क्योंकि मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं उतना डीप में अभी नहीं जाऊँगा, आपको मोटा मोटा बात बता देता हूँ इस क्वेश्चन को डील करने के लिए और एक छोटा सा समझ बनाने के लिए भी। अगर आपको इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है फिलहाल, तो आप दिखा सकते हैं कि अगर ये साइड ये साइड इसके प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन का मतलब ये हो जाता है, प्रोपोर्शन का मतलब ये हो जाता है कि इन दोनों का रेशियो, जैसे यहाँ इन दोनों का रेशियो का मतलब 5/10। कहेंगे कि क्या 5/10 ही कर सकते हैं, 10/5 नहीं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, 10/5 भी आप कर सकते हैं। और इनका रेशियो, इसका रेशियो ए बी देखेंगे 6/12 और इसका रेशियो 7/14। हम देखेंगे कि क्या ये तीनों बराबर हैं, चेक करेंगे, हम पाएंगे कि हाँ ये तीनों बराबर हैं, तो हम कहेंगे ये ट्राइंगल सिमिलर है। ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। एकदम मोटा मोटा मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, इससे एटलीस्ट ये सवाल आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा और ये आपके वहाँ पे भी काम आएगा सिमिलर ट्राइंगल में। ये ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए हमें जो दिखाना था वो मेनली यही दिखाना था कि साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब जब दो रेशियोज आपस में बराबर होते हैं तो ऐसे बराबरी को हम लोग प्रोपोर्शनल कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला जो रेशियो है 7/14, ये एक रेशियो है 7/14, एक दूसरे रेशियो से 6/12 से बराबर है ये। तो जब दो रेशियोज को आपस में बराबर करते हैं या दो से ज्यादा रेशियोज को आपस में बराबर करते हैं, इसी को हम लोग प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि अब ये जानते हैं कि जब हम ये जान गए कि ये सिमिलर है तो लिखेंगे कैसे। तो लिखते समय थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ता है, सिमिलैरिटी में प्रिकॉशन लेना पड़ता है। तो अगर आपने लिखा ए बी, मतलब ये वाला 5 है, ये 10 है, तो ए बी बाई जिस तरह से यहाँ आपने लिखा है ना, वही आपको यहाँ पे भी मार्किंग करनी पड़ेगी। ए बी बाई डी ई लिखना पड़ेगा आप, डी ई। आप ई डी भी लिख सकते हैं, वो चलेगा, लेकिन इस साइड के साथ आपको इसी साइड की रेशियो दिखानी पड़ेगी। इक्वल टू, आपको यहाँ ए सी के साथ, ए सी 6 है, ये 12 है, तो 1:2 का रेशियो इन दोनों के साथ है। ए सी के साथ डी एफ का रेशियो दिखाना पड़ेगा और बीसी के साथ ईएफ का रेशियो दिखाना पड़ेगा। बीसी अपॉन ईएफ, सॉरी, बीसी अपॉन ईएफ वाली रेशियो दिखानी पड़ेगी। बीसी के साथ ईएफ का रेशियो नहीं कहना चाहिए मुझे बीसी अपॉन ईएफ की रेशियो दिखानी पड़ेगी। एसी अपॉन डीएफ की रेशियो दिखानी पड़ेगी और ए बी अपॉन डीएफ की रेशियो, डीई की रेशियो दिखानी पड़ेगी। जब ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि ये प्रोपोर्शनल है। साइड्स जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। और ऐसे दो ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर ट्राइंगल के नाम से जानेंगे। ये सच भी है, यही हम जानते हैं। एटलीस्ट एक तरीका तो सिमिलर करने का ये है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और हैं, वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब हम आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। आपसे पूछा गया है कि ट्राइंगल ए बी सी विथ वर्टाइसिस ए -2,0, उसका वर्टेक्स है एक -2,0। तो मैं क्या करता हूँ, चलिए मैं दूसरा बना देता हूँ आपके लिए। ये एक ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, उसका ए का वर्टेक्स है -2,0, बी का वर्टेक्स है 2,0 और सी का वर्टेक्स है 0,2। बोला गया कि ये ए बी सी डी ई एफ ट्राइंगल के सिमिलर है या नहीं है, आपको बताना है। और डी ई एफ का भी मेजरमेंट दे दिया गया है। डी का कोऑर्डिनेट, नॉट मेजरमेंट, सॉरी, कोऑर्डिनेट दे दिया गया है। डी का कोऑर्डिनेट है
-4,0, ई का कोऑर्डिनेट है 4,0 एंड एफ का कोऑर्डिनेट है 0,4। अब ए बी सी, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, डी ई एफ आपके पास एक ट्राइंगल आ गया। अब बोला गया कि क्या ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, तो मैंने अभी आपको दिखाया ना सिमिलर कैसे करते हैं। आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से डी एफ का लेंथ निकाल लेंगे, मुझे विश्वास है अब आप ये कर सकते हैं। तो डी एफ का लेंथ निकाल लीजिए, डी ई का लेंथ निकाल लीजिए और एफ ई का लेंथ निकाल लीजिए, सब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। ये और ये तीनों आ जाएगा। इसी तरह से ये और ये तीनों आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि क्या कोई भी दो साइड, मतलब सारे साइड्स आपस में प्रोपोर्शनेट हैं कि नहीं। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ अगर डी एफ लिखा हो तो इधर ही वाला ही देखेंगे आप, डी एफ के साथ हो सकता है ये, क्योंकि ये तो हमने अपनी तरफ से पिक्चर बनाई है ना, जरूरी नहीं कि पिक्चर ऐसा ही होगा, हो सकता है ये साइड छोटा हो, ये बड़ा हो, ये और बड़ा हो, ऐसा हो सकता है। तो आप देखेंगे कि डी ई कोई दूसरे साइड के प्रोपोर्शनल, फिर कोई और साइड दूसरे साइड के प्रोपोर्शनल, और फिर ये साइड किसी और साइड के प्रोपोर्शनल है कि नहीं। अगर तीनों साइड इसी तरह से प्रोपोर्शनल मिल जाएगा तो आप कहेंगे कि ये सिमिलर है। चलिए मैं बाकायदा करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं सबसे पहले डी एफ निकालता हूँ। डी एफ हमारा निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाता हूँ थोड़ा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब आप लोग इन सब से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो गए होंगे। -4,0 -4 दैट इज -4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 -4 इज -4, -4 का स्क्वायर इज 16। तो 16 टू जो 32, 32 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4√2 है ना, 4√2 आएगा। फिर हम निकालते हैं डी ई निकालते हैं। डी आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 4 - 4 विच इज 0 का स्क्वायर, सॉरी 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 मेरी गलती है, -4 मैं लिख ही देता हूँ पूरा सो दैट की ये लिखूंगा मैं -4 एंड फिर -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर विच इज 0 स्क्वायर। अब हम इसको करेंगे -4 -4 इज -8, -8 का स्क्वायर 64, 64 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 8। और अब हम निकालेंगे एफ ई का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, मतलब एफ ई का लेंथ निकाल लेंगे। 0 -4 इज -4 का स्क्वायर 16 एंड दूसरा वाला भी 0 -4 16, 0 -4 या 4 -0 जो भी होगा वो 16 ही होगा, विच इज अगेन √32। तो √32 का 4√2 ये आपने लिख लिया। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं मार्किंग भी कर देता हूँ। ये है 4√2 और एक है मेरे पास 8, मेरे ख्याल से ये है 4√2, पार्डन माइनस, ये है 8, दिस इज 8 डाला है यहाँ पे, डी ई को 8, दिस इज 8 एंड ये हमारे पास फिर से 4√। अब हम उसी तरह से ए बी सी का भी निकालेंगे। तो ए बी सी का निकालेंगे तो ए बी पहले निकालते हैं। ए बी आएगा √/-2 -2 इज -4 का स्क्वायर 16 और 0 - 0 तो 0 ही होता है, ये होगा 16, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बाहर तो क्या आएगा 4। अब हम निकालेंगे ए सी हम निकालेंगे √/-2 -0 is -2, -2 का होल स्क्वायर इज 4 एंड 2 - 0 इज अगेन, या 0 -2 आप कुछ भी कर लेंगे 4 ही रहेगा, विच इज 8 को आप 2√2 लिख सकते हैं, विच इज बी सी। अब निकालते हैं अब हम लोग बी सी, अगर निकालेंगे फिर से आप देखेंगे वही आएगा, 0 - 2 इज -2 का स्क्वायर 4 एंड 2 - 0 इज 2 का स्क्वायर इज 4 विच इज √/8 इज 2√। ये है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब देखेंगे कि दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनेट, तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनेट है कि नहीं है, जरा चेक करते हैं। चलिए इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, वाइट क्लिक लेता हूँ। अब आप देखेंगे ये 4√2 है और यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ पहले तो रहेगा। ए बी हमारे पास 4 है, ए सी हमारे पास 2√2 है, ये 2√2 है और ये भी 2√2 है। अब देखिए यहाँ पे डी एफ अपॉन ए सी, जो डी एफ और ए सी का रेशियो है, डी एफ अपॉन ए सी इक्वल्स टू डी ई अपॉन ए बी। ये आप चुनेंगे, ये आप तय करेंगे कौन सा साइड आपको लेना है। आपको जो मतलब जिससे कि आ जाए इक्वल वो साइड आप चुनेंगे, ऑफ कोर्स दूसरा क्यों चुनिएगा आप। तो डी ई अपॉन ए बी, तो आप इसको लिखेंगे डी ई अपॉन ए बी इक्वल्स टू एफ ई अपॉन सी बी, इक्वल्स टू एफ ई अपॉन सी बी।
अब आप कैलकुलेट करके देखिए, तो DE हमारे पास कितना है, 8 है। AC हमारे पास कितना है, AC D अपॉन AC लिखा है, DF अपॉन AC, सॉरी, DF इज 4√2, दिस इज 4√2 अपॉन AC कितना है, AC इज 2√2। DE कितना है, DE इज 8। AB कितना है, AB मेरे ख्याल से 4 है, 4। एंड FE देखिए कितना है, FE इज 4√2, मेरा 4√2। CB कितना है हमारे पास, 2। आप देखिए कैलकुलेट, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सॉरी, मेरा √2 से √2 कैंसिल, 2 2 जा, तो देखिए सबका 2 2 2 आ गया ना। अगर सब 2 आ गया तो हम कहेंगे कि ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। और एक और बात बता देता हूँ, DF और AC, मतलब ये साइड, क्योंकि इन दोनों, ये साइड आपस में रेशियो इनका इक्वल है, फिर इसका रेशियो इससे इक्वल है, और इस वाले का रेशियो इस वाले से इक्वल है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये साइड्स आपस में प्रोपोर्शनेट हैं। कौन से साइड, DF और AC, DE और AB, FE और CB, ये प्रोपोर्शनेट हैं जो यहाँ लिखा हुआ है। अपनी मनमानी नहीं है आपकी कि DF और BC को आप कह दीजिए मतलब सेम रेशियो का है, नहीं कह सकते आप। तो फिलहाल मैं यहाँ सिमिलर के ऊपर बस हल्का सा हिंट्स देना था मुझे, ताकि आप सिमिलैरिटी को थोड़ा सा समझ सकें। तो ये दोनों फिगर जो है, दोनों ट्राइंगल जो है आपस में सिमिलर है, और सिमिलैरिटी सिर्फ ट्राइंगल में नहीं होती है, किसी भी फिगर में सिमिलैरिटी हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पॉइंट -4, 2 lies on the line segment joining the point A -4, 6 and -4, -6। इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए ट्रू फॉल्स में मैं हमेशा सलाह देता हूं कि आप एक ग्राफ पेपर का यूज कर लीजिए। ज़्यादातर सवाल एक ग्राफ पेपर पे हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। मैं आपको ये ना ग्राफ पेपर पे करके दिखाता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे बिना ग्राफ पेपर के भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिना ग्राफ पेपर के नहीं होगा, लेकिन ग्राफ पेपर पे बहुत इजीली आप विजुअलाइज कर पाएंगे, और मैं बिना ग्राफ पेपर के भी इसको करके दिखा देता हूँ। वेट करिए, आप मुझे कुछ सेकेंड दें प्लीज़। और ये मैंने ग्राफ पेपर, अब मैं आपको ये सारी चीज़ें ग्राफ पेपर पे करके दिखाता हूँ। ओके, तो ग्राफ हम बना लेते हैं। लेट्स ड्रॉ ग्राफ। ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा मेरा वाई एक्सिस। इधर इसलिए बनाया ताकि हम ज़्यादा लंबा वाई एक्सिस को प्लॉट कर सकें, ये पता नहीं कब कहाँ पड़ जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं। बोला गया .3, 1, नहीं, क्वेश्चन तो कहीं और था। Point -4, 2 lies on the line segment joining the point -4, 6 and -4, -6। देखिए -4, 6, तो x की वैल्यू -4, 1 2 3 4, ये रहा -4, 6, 1 2 3, चेंज कर लेता हूँ कलर, तो 1 2 2 3 4 5, ये रहा 6, ये रहा -4, 6, यहाँ कहीं, ये रहा -4, 6। और बोला गया -4, 6 एक पॉइंट हो गया, एंड -4, -6 एक दूसरा पॉइंट है। तो ये रहा -4 तो यही है, और -6 यहाँ नीचे कहीं आ जाए, ठीक है, ये रहा इधर। अब बोला गया है कि क्या -4, 2 लाई करता है इस लाइन सेगमेंट पे, तो देखते हैं -4, 2 लाई करेगा कि, ये रहा हमारे पास -4 और 2 हमारे पास कहाँ है, 1 and 2, ये रहा। अब आप देखिए ये तीनों एक लाइन में है कि नहीं है। ऑफ कोर्स ये तीनों एक ही लाइन में है। आप अगर नोटिस करेंगे तो इसका पता वैसे भी आपको लग जाएगा। देखिए कैसे लग रहा है, तीनों का x सेम है। ये देखिए -4, -4, -4, तो मतलब x एक्सेस पे सब एक ही स्टेप्स चलेंगे, मतलब इक्वल नंबर ऑफ स्टेप चलेगा। अब अगर x एक्सेस पे इक्वल नंबर ऑफ स्टेप चल के अगर हमें रुक जाना है, और उसके बाद ऊपर जाए चाहे नीचे जाए या कहीं भी ना जाए, अगर ऊपर जाएंगे तो भी तो जाना तो सीधा ही होता है ना। अगर आप मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे आप, जैसे अगर ये हमारा ग्राफ पेपर है,
ग्राफ का लाइन हो गया एक्स एक्सिस का। अगर आप एक्स एक्सिस पे मान लीजिए कि आप, ये हमारा ओरिजिन है, आप कहीं एक जगह पहुंच गए यहाँ। अब इसके बाद आपके पास रास्ता क्या है? अगर वाई पे बोला है जाने को तो जाएंगे, नहीं बोला है तो आप यहीं खड़े रहिएगा। अगर आपको बोला है वाई पे चलने के लिए तो आप इधर ही ऐसे ही चलेंगे ना, आपकी मनमानी तो है नहीं कि ऐसे चलेंगे। तो ये बात तो तय है कि यहाँ पहुंचने के बाद आपके पास रास्ता या तो ऐसे जाने का ही है या तो ऐसे जाने का ही है। तो वाई की कोई भी वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू वो दे दे, आप रहेंगे एक ही लाइन में, दूसरे लाइन में आप नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि x का तो तय ही कर दिया ना कि भाई इतना जाना है। उसके बाद अगर बोला है कि y -8 जाना है तो आप नीचे आ जाइएगा, लेकिन रहेंगे तो इसी लाइन में ना। उसके बाद बोला गया y -16 जाना है, फिर और नीचे आ जाएंगे, लेकिन रहिएगा तो इसी लाइन में ना। बोला गया y हमारा +12 जाना है तो ये इधर आ जाएंगे y, लेकिन रहेंगे तो इसी लाइन में, क्योंकि हम 4 स्टेप चलने के बाद ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं। अब आप सोच के देखिए तो बनेगा तो एक ही लाइन। इसीलिए अगर हमारे पास x सेम हो गया है तो इसका मतलब है कि वो हमेशा एक ही लाइन में रहेगा। क्या ये बात y एक्सिस के लिए भी लागू होती है? तो ट्राई कर लेते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, मैं इसी सवाल में दो सवाल बना करके आपको जवाब, तो इसका जवाब तो आपको वैसे फिगर बना के भी दिखा दिया और वैसे भी समझा दिया मैंने। अब मैं आपको इसी सवाल का को एक थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं। मान लेते हैं ये उल्टा होता है 2, और दूसरा होता है 6, -4, और तीसरा होता है -6, -4। ये 3 होता, तब क्या होता? तो चेक करते हैं हम लोग। इसमें देखिए आप y को पकड़ लीजिए यहाँ पे y। तो y हमारा -4 है, मतलब यहाँ आ गए। अब यहाँ आने के बाद x वो 2 बोल रहा है तो 2 इधर चले जाएंगे, x अगर वो 6 बोल रहा है तो इधर चले जाएंगे। कहने का मतलब पहले y पे नहीं चलना है, चलना तो x पे ही है, लेकिन 2 चलने के बाद जब आप 6 पे आएंगे तो यहीं, -4 पे आएंगे तो यहीं आएंगे। 6 चलने के बाद आप -4 पे आएंगे तो यहीं आएंगे। 7 चलने के बाद भी आएंगे तो इधर ही आएंगे। -9 चलने के बाद आएंगे तो भी आप इधर ही आएंगे, तो भी आप देखेंगे एक ही लाइन में रहता है। तो कहने का मतलब कभी भी 2 या 3 कोऑर्डिनेट आपको दे दिया या 4 कोऑर्डिनेट दे दिया जाए और चारों का अगर x सेम है तो गारंटी है कि वो एक ही लाइन में होगा, या चारों का अगर y सेम है तो भी गारंटी है कि एक ही लाइन में होगा। तो दोनों ही सूरत में एक ही लाइन में वो फॉल करेगा, और एक ही लाइन में होने का क्या मतलब होता है? कोलिनियर होना। तो ये एक तरीका है समझने का। दूसरा तरीका क्या था इसका? दूसरा तरीका ये है कि बोला गया कि ये वाला पॉइंट लाई करता है लाइन सेगमेंट इसके उसके ऊपर। तो लाई करने का मतलब है कि क्या, अब मैं दोबारा इसको करता हूं ताकि आप समझ सके अच्छे से। मैं नीचे बना लेता हूँ जहाँ जगह है। तो बोला गया -4, 2, ये एक कोई पॉइंट है, -4, कितना था 2। दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारे पास -4, समथिंग -6, -4, -6। और बोला गया है कि एक तीसरा पॉइंट है हमारे पास -4, 2। बोला गया इसके ऊपर लाई करता है कि नहीं करता है, ये चेक करना है। तो अगर इसके ऊपर लाई करता होगा तो कोलिनियर हो जाएगा ना, और अगर कोलिनियर होगा तो गारंटी है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे और पूरा डिस्टेंस निकालेंगे तो दो डिस्टेंस को जोड़ के तीसरा आ जाएगा। ये श्योर शॉट है। ये वैसे ही है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक अगर डंडा है उसको अगर आपने बीच से तोड़ दिया है, और मान लीजिए डंडे का मेजरमेंट 5 यूनिट है, और अगर बीच से अगर आपने उस डंडे को तोड़ दिया है, एक 3 यूनिट का है दूसरा 2 यूनिट का है, अगर आप दोबारा डंडे को फेविकोल या फेविस्टिक से अगर आप चिपका देंगे तो वापस 5 यूनिट का हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपने डंडे को काट कूट करके प्लेन करने की कोशिश ना की हो। जैसा है अगर आपने उसी में फेविकॉल या फेविक्विक जो भी है लगा के अगर आप चिपका देंगे तो वापस 5 यूनिट का हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही है, ये डंडा है, इसको 4, 2 से -4, 2 से तोड़ दिया गया है, तो वापस अगर हम जोड़ेंगे तो लेंथ पूरा ही आना चाहिए। तो देख लेते हैं करके कि क्या ऐसा सच में आता है। लेट्स ट्राई। तो हम क्या करेंगे, -4, 2 और -4, तो ये है, ये वाला कितना कौन सा पॉइंट था तो चेक करना पड़ेगा। ये है -4, 2, अच्छा ये कोई और था, ये रहा -4, 6 एंड -4, -6, ये रहा -4, 6। अब हम दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, रूट ओवर, देखते हैं, -4 माइनस ऑफ -4 विच इज +4 का होल स्क्वायर प्लस 2 -6 विच इज -4 का स्क्वायर। अब देखते हैं कि इक्वल टू क्यों कर रहा हूँ। ये हमारा इसका डिस्टेंस निकल गया, इस वाले का। मैं इसको मार्क कर देता हूँ ब्लू से।
ब्लू से मार्क कर देता हूँ और इसको भी मैं ब्लू से मार्क कर देता हूँ। अब क्लियर है कि ब्लू से ब्लू वाला है। अब मैं येलो वाला निकालता हूँ। अब इसका डिस्टेंस निकालता हूँ। तो इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो फिर से -4 और माइनस ऑफ -4 विच इज़ +4, तो ये हो गया। तो 0 का स्क्वायर प्लस -6 एंड -2 -8, तो -8 का स्क्वायर 64 विच इज़ इक्वल्स टू 8। और ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं जरा इसको। 0 और -4 का स्क्वायर है तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 4, स्क्वायर रूट सॉरी 4। अब हम पूरे का जरा डिस्टेंस निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक का। इसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, लेट इट दिस बी रेड। रेड ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ। तो रेड के लिए अब पूरा का पूरा डिस्टेंस अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए -4 अगेन -4 माइनस ऑफ -4 +4 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर प्लस, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है लगाना आई बिलीव, अब तक तो आ गया होगा, -6 एंड -6 विच इज माइनस ऑफ 12, सॉरी -6 एंड माइनस ऑफ ये एक और 6 है, तो -12 का होल स्क्वायर करेंगे तो 12 ही रह जाएगा। अब आप देखिए 2 को जोड़ के क्या तीसरा बन रहा है, तो आप देखिए 8 + 4 मिलके 12 बन रहा है ना। इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है ये इसी लाइन के ऊपर लाई करता है, इससे ये पता लग जाता है कोलिनियरिटी। ठीक है, थोड़ा सा मैं और एक्सपैंड करता हूँ। वैसे जिनको सिर्फ मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि बड़ा लेंदी है कि यार ये नेसेसरी का खींच रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है जिनको थोड़ा सा और समझना है। तो अगर मान लीजिए ये -4,2 उस लाइन पे नहीं होता, थोड़ा सा और ऊपर होता, जस्ट इमेजिन एक केस ले लेते हैं कि थोड़ा सा और ऊपर होता, तो ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं होके यहाँ होता। ठीक है, ऊपर ना करके नीचे कर दिया क्योंकि ऊपर लाइंस बहुत सारे बने हुए। तब क्या सिचुएशन होता, इसको जोड़ते अगर आप, तो यहाँ से अगर आप जोड़ते और यहाँ से जोड़ते और 2 पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे है, इसको तो जोड़ के ही रखते आप, तो ये देखिए क्या बनाता, ट्राइंगल बनाता ना। और ट्राइंगल में हम जानते हैं कि 2 साइड को ऐड करके थर्ड साइड नहीं होता है, 2 साइड को ऐड करके थर्ड साइड नहीं होता है। इसीलिए अगर वो कोलिनियर नहीं होता, मतलब ये पॉइंट अगर उस लाइन पे ना होके कहीं और हो, जो कि हम कहेंगे कोलिनियर नहीं है, तो ये वाला जो प्रॉपर्टी है, ये जो आप पढ़ते हैं, ये जो लॉजिक है कि 2 साइड को जोड़ के या 2 पार्ट को जोड़ के तीसरा पार्ट बनेगा, ये वेरीफाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्चुअली में वो एक ट्राइंगल बन जाएगा और किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड को जोड़ के थर्ड साइड नहीं बनता है। हमेशा 2 साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा ही होता है, इसीलिए ये वेरीफाई नहीं होगा। तो क्वेश्चन तो मैंने एक ही किया है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे सवालों का मैंने आपको जवाब दे दिया है। कॉन्सेप्चुअली मैंने बहुत सारे सवाल आपके सॉल्व कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, द पॉइंट दिस आर कोलिनियर, ये आप चेक कर सकते हैं कि कैसे ये कोलिनियर है कि नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी इसी के ऊपर चर्चा किया है मैंने। ओके, अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर मैंने बात नहीं की, लेकिन वो अगर मैंने आपको बोला अगर आप रेफर करते तो उससे भी आराम से बन। ओके, पॉइंट P 0,2 is the point of intersection of y-axis and the perpendicular bisector of the line segment joining this and this. क्वेश्चन है कि हमारे पास 2 पॉइंट है -1,1 एंड 3,3, ये 2 कोऑर्डिनेट है। तो हम ले लेते हैं x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, ये रहा एक कोऑर्डिनेट, और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास 3,3, मतलब x की वैल्यू 3 है, ये रहा 1 2 और ये रहा 3, y की वैल्यू भी 3 है, 1 2 एंड 3, ये रहा। इन दोनों पॉइंट्स को अगर जोड़ दिया जाए तो बोला गया है पॉइंट P 0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस। एक कोई पॉइंट है 0,2, ये कौन सा पॉइंट है? बोला ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका? y एक्सिस का एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। मतलब ये दोनों जो इन दोनों पॉइंट को जो जोड़ के लाइन बन रहा है या लाइन सेगमेंट बन रहा है, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है जो इसको बराबर हिस्सों में काटता है, तो ये हो गया बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहाँ से एकदम 90 डिग्री पे एक लाइन इधर की तरफ गया है, ऐसा। ठीक है, तो ये जो लाइन है हमारे पास, एल लिख देता हूं मैं, ये जो लाइन है, बोला गया कि ये लाइन इन दोनों, मतलब इस वाले सेगमेंट का, मैं इसका नाम रख देता हूं एम। तो एम जो सेगमेंट है हमारे पास, इस सेगमेंट को ये लाइन काट रहा है। और कहाँ काट रहा है? एकदम बीचों बीच काट रहा है।
और कैसे काट रहा है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है, इसलिए बोला गया कि लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है इसको, मतलब दो बराबर हिस्सों में काट रहा है, जितना इधर उतना ही उधर भी है। तो बोला गया ये लाइन जब वाई एक्सिस को काटता है, जो कि आप देख रहे हैं कि काट रहा है वाई एक्सिस को, मैंने फिगर बहुत हद तक सही बनाया है, तो वाई एक्सिस को जब काट रहा है तो जहां काट रहा है वो कोऑर्डिनेट 0,2 है, ये आपको वेरीफाई करना है कि ऐसा है कि नहीं, सच है कि नहीं है ये। तो मैं नहीं जानता हूं, मैं इतना जानता हूं कि ये कॉमन सेंस है मेरे पास कि अगर एक ट्राइंगल के लिए मैं एक साइड मैंने यहां पे बना दिया, ठीक है, एक रबड़ की तरह मैंने एक साइड बना दी, और बिल्कुल बीचों बीच एक रबड़ बैंड आप ले लीजिए, रबड़ बैंड आप सबके घर में होगा, एक बड़ा सा रबड़ बैंड ले लीजिए, उसको फिंगर में ऐसे कर लीजिए, ऐसे वाइड, तो वाइड करेंगे तो देखेंगे रबड़ बैंड ऐसे करके लूप सा बन गया है ना। एक वाला को पकड़ के एकदम सेंटर में पकड़िएगा और ऊपर उठाइएगा, तो जब आप ऊपर उठाएंगे आप पाएंगे कि यहां से एक फिंगर से और दूसरे फिंगर से इस सेंटर वाली की दूरी हमेशा बराबर बनी हुई है, अगर आप हाथ को इधर उधर नहीं करते हैं तो। अगर आप बीच में बिल्कुल पकड़ के जब ऊपर उठाएंगे तो ये जो बीच में वाला पॉइंट है, इसका इस वाले फिंगर से जो डिस्टेंस होगा वो, और इस वाले फिंगर से जो डिस्टेंस होगा वो दोनों सेम होगा। मतलब अगर मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल का दो पॉइंट है, एंड पॉइंट है, और उसको मैंने यहां से पकड़ के ऊपर उठाया है, ऐसे करके ऊपर उठाऊंगा, तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहां से इसकी दूरी और इसकी दूरी हमेशा कांस्टेंट होगी, मतलब सेम होगी, कांस्टेंट तो होगी लेकिन सेम ही होगी, मतलब ये 5 है तो ये भी 5 होगा। अच्छा, मैं और थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूं इसको, तो यहां तक जब पहुंचूंगा तो अब इसकी डिस्टेंस जो है वो चेंज हो चुकी है, 5 तो नहीं रहेगी, कुछ और होगी, मान लेते हैं 7 है, तो ये वाला भी 7 होगा, इसकी गारंटी है। लेकिन ये गारंटी तभी मिलता है जब ये लाइन एग्जैक्टली इस लाइन के बीचों बीच है, बीचों बीच, एग्जैक्टली बीचों बीच है, तभी ये आपको गारंटी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये तो बोला गया ना कि भाई ये वाला जो पॉइंट है ये एकदम बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है ये, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब सीधे हम धीरे से इसको उठा दे रहे हैं। अगर हम उठा रहे हैं तो हम पाएंगे कि ये जहां वाई एक्सिस को काट रहा है, इसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होना चाहिए और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होना चाहिए सेम होना चाहिए। हम निकाल देते हैं इस पॉइंट से, सॉरी शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है हम इसका नाम के रख देते हैं, के जो कोऑर्डिनेट है 0,2, ये इसका इस पॉइंट से और इस वाले कोऑर्डिनेट से, दोनों कोऑर्डिनेट से इसकी दूरी बराबर होनी चाहिए। क्यों बराबर होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ही है, और अगर ये इसी के ऊपर अगर जाता रहेगा, मान लीजिए यहां भी पहुंच गया, ये वाला पॉइंट अगर यहां होगा तो यहां से इसकी जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगा, और यहां से डिस्टेंस दोनों सेम होगा, सेम होगा, होना चाहिए। अगर ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है अगर सही है तो बहुत आसान है, हम देख लेते हैं जांच करके, अभी पता लग जाएगा। तो 0,2 से इस पॉइंट का हम डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट मेरा क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, -1,1, सो दिस इज -1,1 एंड दिस इज 3,3। तो हम 0,2 का 0,2 एंड -1,1 से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसका अगर डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे, देखिए इसका अगर डिस्टेंस अगर हम निकालें तो -1 -0 इज -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 -2 इज -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो -1 का होल स्क्वायर इज 1, 1 का होल स्क्वायर इज 1, 1 + 1 2, तो ये हो गया रूट। अब इसका डिस्टेंस हम देख लेते हैं क्या ये होगा, तो हम 3,3 एंड 0,2 से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 3 - 0 इज √3 का 3 - 0 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, यही खत्म हो गया ये। तो 3 - 2 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो √10। अब आप देखिए क्या ये दोनों सेम है, नहीं है तो ये गलत है, स्टेटमेंट जो दिया गया ये सही, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, नहीं इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी सवाल आपको बना करके दिखाऊंगा, ऑलरेडी 35 मिनट्स के आसपास का वीडियो हो चुका है, तो मैं विश्वास करता हूं कि ये आपको फ़ायदा कर रहा है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार बनाएं। मैं एक क्वेश्चन में कोशिश करता हूं कि उस तरह के सारे कॉन्सेप्ट को एक ही बार में खींच लूं, ताकि उससे जुड़ा हुआ कोई और टॉपिक आए कभी भी तो आपको याद रहे कि अच्छा इसमें ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। और मैं ये भी कोशिश करता हूं कि एक सवाल को 2-3 तरीके से आपको समझा दूं, ताकि आप कोई भी जब ज़रूरत पड़े तो आप सॉल्व कर सकें।
मेरी आप लोगों से ये बार-बार मैं आप लोगों को कह रहा हूँ और कहना रहेगा कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें। अगर आप हड़बड़ी में मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो मैथ्स वैसा सब्जेक्ट नहीं है। मेरे ख्याल से कोई सब्जेक्ट वैसा नहीं है। अ, हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो मैथ्स में आपको समय देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने आप। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, तभी आप समझ पाएँगे और आप सवालों को बना पाएँगे। अगर आप सोचेंगे कि नहीं, आपको बस सवाल सिर्फ़ सॉल्व करना है, तो ठीक है, उसके लिए तो आप वीडियो है, अब आप जो चाहें उसका कर सकते हैं, वो तो आपकी मन मर्ज़ी है। लेकिन मेरा सलाह रहेगा कि आप टाइम इन्वेस्ट करिए, आप वीडियो को ज़्यादा पूरा-पूरा देखिए, आराम से देखिए, रेस्ट करते हुए देखिए। आप ब्रेक में देख सकते हैं, लेकिन मैं इसीलिए लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आधा घंटा 40 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप कहीं पढ़ेंगे तो भी आपको 1 घंटा, डेढ़ घंटा बैठना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने छोटा रखा है और ये कोशिश की है कि कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स मैं सारे लूँ या जो प्रॉब्लम ले रहा हूँ उसमें कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करके और एक ही प्रॉब्लम में 4-5 तरह की चीज़ों को आप कह सकते हैं कि डेवलप करके बता सकूँ। जैसे अभी मैंने पीछे भी किया कि भई अगर इसकी जगह वहाँ होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता। तो एक सवाल में बहुत सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ। उम्मीद है कि ये पसंद आएगा आपको और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। सिर्फ़ खुद मत फ़ायदा उठाइए और बच्चों को भी फ़ायदा उठाने का मौका दीजिए। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय एंड थैंक यू।